वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 1 में हमने कवर कर लिए हैं 3 टॉपिक, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजिंग। आज बारी है डिपार्टमेंटेशन और लाइन स्टाफ रिलेशनशिप की। दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू द पॉइंट, डिपार्टमेंटेशन, व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन? किसको आता है? जस्ट कॉमेंट डाउन। ओके, so departmentation is a process of grouping activities or duties or job into a particular department or a particular group। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना डिपार्टमेंटेशन का, जो मेन मोटिव और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और द प्राइमरी फंक्शन जिसके लिए डिपार्टमेंटेशन होता है, वो ये होता है कि टू डिवाइड द एक्टिविटीज और टू डिवाइड द जॉब इनटू लाइक according to similar functions या according to dissimilar functions into a department or a group। ठीक है, जॉब और एक्ट को डिवाइड करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के टॉपिक में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिपार्टमेंटेशन, कि किन फैक्टर्स की वजह से डिपार्टमेंटेशन हो पाता है और किन की वजह से नहीं, ये कुछ फैक्टर्स है। देन उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कि कितने टाइप के डिपार्टमेंटेशन होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। उसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। देखो, डिपार्टमेंटेशन और लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, डेलीगेशन, ये सारे टॉपिक ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले सब्जेक्ट में भी हैं, तो जिसके में दोनों ही सब्जेक्ट मतलब सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी यूनिट 3 बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक कम हो गई है, क्योंकि POM की यूनिट 2 और BO की यूनिट 2, 3 सिमिलर टॉपिक्स लेके चल रही है। ठीक है, सो अभी पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिपार्टमेंटेशन। सबसे पहला फैक्टर जो डिपार्टमेंटेशन को अफेक्ट करता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये कैसे अफेक्ट करेगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों चीज़ों को बांटना। ठीक है, मतलब कुछ हाथों से लेकर कई हाथों में पावर देना। तो इससे डिपार्टमेंटेशन कैसे अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। जितना अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होगा, उतना बेटर डिपार्टमेंटेशन होगा। डिपार्टमेंटेशन करके भी क्या करोगे अगर पावर हमेशा जनरल मैनेजर के हाथ में ही रहेगी? अगर पावर उसी के हाथ में है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कितनी भी मेहनत कर ले, डिसीजन तो वही लेगा ना। तो व्हाट इज द मोटिव ऑफ डिपार्टमेंटेशन व्हेन यू डोंट गिव द पावर? तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिपार्टमेंटेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है? अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है तो वो डिपार्टमेंटेशन क्यों करेगी ना, वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेगी ना अपना। ठीक है, कि प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C कर लो। ठीक, तो बट दैट इज ऑल्सो डिपार्टमेंटेशन। प्रोजेक्ट A का अलग डिपार्टमेंट हो गया, B का अलग हो गया, C का अलग हो गया। ठीक, उसके बाद तो नीड क्या है, वो डिपार्टमेंटेशन का टाइप डिस्क्राइब करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग किस तरह का डिपार्टमेंटेशन किया जाए। डिपार्टमेंटेशन तो ज़रूरी है, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है पर सब कुछ नहीं कर सकता है। तो सारी स्किल्स, सारी क्वालिफिकेशन और सारी नॉलेज एक ही मैनेजर में आपको नहीं मिलेंगी, तो यू नीड टू डिवाइड देम। ठीक है, काम, ड्यूटी और जॉब, तीनों चीज़ें आपको डिवाइड करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक, कुछ और बेसिक फैक्टर्स हैं जो डिपार्टमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं, वो ये हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। ठीक है, स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन अगर कंपनी में अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं है, तो आपका डिपार्टमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। अगर इन केस कंपनी को लॉस हुआ तो नन ऑफ द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी गलती थी, या वी डिड सम मिस्टेक, या वी लेफ्ट समथिंग आउट। कोई नहीं मानेगा। अगर कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल गोल नहीं होगा तो नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंटेशन के सक्सेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन है। डिपार्टमेंटेशन के ना बेसिकली 5 टाइप होते हैं। ओके, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, फंक्शन के बेस पे। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, सेल्स का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, खत्म। तो ये पहला टाइप। फिर उसके बाद हमारे पास जो डिपार्टमेंटेशन है वो डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, प्रोसेस के बेस पे। यूजुअली ये जो डिपार्टमेंटेशन है ये ऑयल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सब इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, लाइक कि कपड़ा, कॉटन रॉ मटेरियल लेके कोई और आ रहा है, ठीक है, उसको
कपड़े में फैब्रिक में चेंज कोई और कर रहा है, उसकी वीविंग कोई और कर रहा है, उसकी निटिंग कोई और कर रहा है, डिज़ाइनिंग कोई और कर रहा है, प्रिंटिंग कोई और कर रहा है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट तब जाके मिल रहा है। तो वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि वीविंग का अलग डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का अलग डिपार्टमेंट, निटिंग का अलग, प्रिंटिंग का अलग, वो डिपार्टमेंट वाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी। डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी का मतलब ये कि काम तो एक ही है, पर मान लो ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे कंपनी है, काम उसका एक है, प्रोडक्ट उसका एक है, पर कंपनी अगर ग्लोबल लेवल पे है तो ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिया में उसका हेड ऑफिस होगा वो पूरी दुनिया में वही चलेगा, नहीं, क्योंकि हर जगह कल्चर, हर जगह का तरीका, जोग्राफिकल लोकेशन और उसके अकॉर्डिंग वहाँ की कस्टम्स, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो टेरिटरी डिवीजन वो होता है लाइक कि वहाँ पे रीजन वाइज मैनेजर्स होते हैं, लाइक कि मान लो ईस्ट इंडिया का ये मैनेजर है, नॉर्थ का ये, साउथ का ये और वेस्ट का ये, और उसके अंडर ये सबऑर्डिनेट काम करते हैं, तो वो टेरिटोरियल डिवीजन हो गया। उसके बाद हमारे पास डिवीजन है बाय कस्टमर या फिर सर्विस। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं, इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई कंपनी, पावर कंजप्शन या पावर सप्लाई करने की कंपनी हो, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब उसमें दो तरीके के ऑफिसर्स हो सकते हैं, एक ऐसा ऑफिसर जो लाइजन ऑफिसर हो और एक ऐसा ऑफिसर जो हाउस होल्ड ऑफिसर हो। हाउस होल्ड ऑफिसर ये करेगा कि जो कॉमन पब्लिक है जो उनसे पावर सप्लाई ले रही है वो उनको मैनेज करेगा, उनको दिखेगा और उनका बिहेवियर स्टडी करेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। और लाइजन ऑफिसर वो, जैसे मान लो कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई किसी रीजनल एरिया में, तो जब उसने आके अप्रोच किया कि हमें पावर सप्लाई चाहिए, तो जो लाइजन ऑफिसर है वो उन कस्टमर से डील करेगा जो इंडस्ट्री लेवल या बड़े लेवल के कस्टमर होंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंटेशन हो गया, ठीक। उसके बाद लास्ट हमारा जो डिपार्टमेंटेशन है वो है प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे कई +1 प्रोडक्ट जहाँ पे बनते हो, मतलब एक से ज़्यादा कई तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। मान लो कि ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो उसमें कई तरीके के लाइन्स है। मान लो वहाँ पे मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, विंटर प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन्स एंड इवन मेकअप भी वहाँ पे बनता है। तो वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हुआ ना, तो जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन करना बेटर होता है, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी अलग होता, एक प्रोडक्ट के लिए पूरी टीम अलग होती है, प्रोडक्शन की अलग, फाइनेंस की अलग, मार्केटिंग की अलग, सेल्स की अलग। दूसरे के लिए पूरी टीम अलग होती है, प्रोडक्शन की अलग, फाइनेंस की अलग, मार्केटिंग की अलग, सेल्स की अलग। तीसरे के लिए पूरी टीम अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गए 5 तरीके के हमारे डिपार्टमेंटेशन के टाइप्स। अभी आते हैं डिपार्टमेंटेशन के सिग्निफिकेंस पे। वाई डिपार्टमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, डिपार्टमेंटेशन क्यों कर रहे हो। अभी मैंने बोला कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें डिपार्टमेंटेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टू अचीव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान जिस काम में स्किल्ड है अगर वो उसे ही करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। बिजनेस की ग्रोथ, ओवरऑल कंपनी डेवलपमेंट, प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सिग्निफिकेंस ही तो है डिपार्टमेंटेशन के। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको हेडिंग्स नहीं याद है किसी के भी अंदर की, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग बना के लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ऐसा कहीं स्पेसिफाइड नहीं कि जो बुक में लिखा आपको, क्योंकि बुक्स तक में हेडिंग सेम नहीं होती, ठीक है। तो गेट क्लियर्ड विद द कॉन्सेप्ट, हेडिंग्स तो आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है। फिर हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो। अच्छा, वन थिंग मोर, डिपार्टमेंटेशन का डिसएडवांटेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है, पर हाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने की फिर नीड नहीं पड़ेगी, पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ज़्यादा तो नहीं होते, पर होते। सबसे पहला क्या कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कई बार ना बहुत कम हो जाता है। क्यों, जैसे मान लो कि डिवाइड आपने कर दिया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो ऐसा होता है कि विद इन द कंपनी कॉम्पिटिशन चलने लगता है कि प्रोडक्ट ए की हम सेल ज़्यादा लेकर आएंगे, किसी भी हाल में ज़्यादा लेकर आएंगे, तो प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी से वो कंपटीशन करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो खत्म हो गया ना, म्यूचुअल गोल तो खत्म हो गया ना। कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट बनाए हैं ताकि तीनों बिकें और तीनों में उसका नाम हो, पर तुम प्रोडक्ट ए को लेकर आगे चल रहे हो, तो कंपनी का गोल तो हिंडर कर दिया ना तुमने, कंपनी का गोल तुमने कहाँ सोचा, ठीक है। तो कई बार कोऑर्डिनेशन बहुत कम हो जाता है, एग्जाम्पल था एक, ठीक। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अकेले पड़ जाना। आइसोलेशन क्यों होगा, जैसे देखो डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि हर किसी का फंक्शन, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब अलग होती है और असाइंड होती है। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब तुम्हारा पर्टिकुलर एक ग्रुप है, तुम यहाँ पे काम करो, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पता होगा,
पर दूसरे के फंक्शन के बारे में उतना पता होगा नहीं पता होगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल आइसोलेशन हो जाता है कि जो इंसान या जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में है उसे अगले के बारे में डिपार्टमेंट के बारे में उतना नहीं पता होता है, तो कंपनी की ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है वो ये चीज़ जान नहीं पाता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। फिर हमारे पास आता है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है, जिसने नहीं समझ आया वो जाके देख ले। ओके, आई बटन में भी लिंक मैं दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अपडेट कर दिया है। एंड वन थिंग मोर, एंड स्क्रीन पर भी लिंक है, एंड तक जाते हो रुक जाया करो, पढ़ाई करोगे तो भला ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, दिस इज अ मैनेजर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट, उसके नीचे वर्कर। ओके, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, वर्कर। अब इन तीनों के लिए वी हैव अ स्टाफ मेंबर हेयर। स्टाफ मेंबर जो क्या है, एक्सपर्ट है किस काम में, एडवाइस देने में। एक्सपर्ट है किस काम में, एडवाइस देने में। तो ये क्या हो गया, एक्सपर्ट एडवाइजर। ओके, तो ये है कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि बैकग्राउंड डिफरेंसेस, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। बैकग्राउंड डिफरेंसेस क्यों, क्योंकि जो एडवाइस करेगा बट ऑब्वियस उसकी क्वालिफिकेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका एनालिटिकल स्किल, उसकी फंडामेंटल स्किल, रीजनिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा होगी। बट जिसको कोई टास्क करना है, जिस मैनेजर को, क्या उसकी क्वालिफिकेशन उतनी रिक्वायर्ड है, नहीं। तो बैकग्राउंड डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। और यूजुअली जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं इस रिलेशनशिप में, वो यंग भी ज़्यादा होते हैं, एजुकेटेड भी ज़्यादा होते हैं और आए भी वो इसी बैकग्राउंड से होते हैं। उन्हें फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं होती कि इन ग्राउंड रियलिटी क्या है, पर हाँ ये है कि वो एडवाइजिंग, रीजनिंग, इन सब में बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे क्लैश ये आता है कि जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो मैनेजर सबऑर्डिनेट को इन्फीरियर समझते हैं, अपने से कम समझते हैं, कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, उतना बेटर नहीं है, तो फिर हमसे छोटा ही है वो, ठीक है। और डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये एडवाइस करते हैं, तो एडवाइस का कोई मॉनेटरी टर्म होता है कि 10 रुपये की एडवाइस, 20 रुपये की या 100 रुपये की एडवाइस, नहीं ना। ये क्या करते हैं, ये सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका टर्म है कि हमने इतना 100 प्रोड्यूस कर लिया या 100 सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ क्लियरिटी ऑफ रोल, रोल क्लियरिटी नहीं होती, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि अब इनका काम एडवाइस करना, इनका काम अपना काम करना है। जब वो अपना काम कर रहे हैं तो एडवाइस कोई तीसरा क्यों कर रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अब इन जो ये स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के टच में होते हैं, डायरेक्टली, ठीक। तो ये क्या करते हैं, अपना एडवाइस या अपना इम्प्लीमेंटेशन थोपने की कोशिश करते हैं कई बार, और नहीं थोप पाते हैं तो जाके टॉप मैनेजमेंट से कंसल्ट करते हैं। तो ये तो इन्हें नहीं पता ना, ये हक तो इनके पास नहीं है ना, नीचे के 3 लोगों के पास। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक। अब इनका काम क्वांटिटेटिव है कि हमने 100 सेल कर दिए, अगर टारगेट 80 का है और 100 सेल कर दिए तो एप्रिसिएशन मिलेगा ना इन्हें, क्या इन्हें मिलेगा, हो सकता है इन्होंने एडवाइस दी हो, इन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब रोल डिफाइन ही नहीं है तो एप्रिसिएशन भी तो नहीं मिलेगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स तो तय, तो कैरेक्टर से तुम ना कहो तो उसको बुराई भी कह सकते हो, पर अब क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक है तो है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्टिंग तो तय, ये रिलेशनशिप कन्फ्लिक्टिंग होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो इसके पास नॉलेज है, एनालिटिकल स्किल है और मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है, तो हमें क्या मिला, दोनों का कलेक्शन। भले इसके पास एक्सपीरियंस, इसके पास इनोवेशन है, ठीक है। इसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, थका हारा बस काम करता है, इसके पास क्रिएटिविटी है, ठीक है। ये अवेयर है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये अवेयर है कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कहाँ हेल्प करेगा, बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एडवाइजरी होते हैं, एडवाइजरी रोल इनका होता है और काम करने का रोल इनका होता है, ठीक है। तो
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट, क्योंकि जो एडवाइस ये देंगे, जो रीज़न या जो पर्सपेक्टिव ये खोल के रखेंगे वो इन्होंने कभी नहीं देखा होगा, और जो एडवाइस ये इनको देंगे या जो इनको प्रॉब्लम बताएंगे वो इन्होंने कभी नहीं देखी होगी, तो इनका भी डेवलपमेंट होगा, एनालिटिकल स्किल बढ़ेगी और इनका भी डेवलपमेंट होगा, इनको अच्छी अच्छी ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगी, तो कुल मिला के बिजनेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, लाइन स्टाफ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? द वेरी सोल रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज अनडिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं होती हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इसका काम एडवाइस करना है, बट कभी कभी टॉप मैनेजमेंट स्टाफ मेंबर्स को ये ऑर्डर करती है कि आप एग्जीक्यूट करिए, कि काम हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो कंप्लेन अस बैक, फीडबैक अस बैक। तो ये काम इनका तो है नहीं ना, इनको ऊपर से मिला, पर क्या इन्हें पता है कि इन्हें ऊपर से मिला? इन्हें तो लगेगा कि ये इंटरप्ट कर रहे हैं ना, तो इन्हें इंटरप्शन लगेगा, इनका काम उनको एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो इन्हें तो पता नहीं कि मुझे करना किस हद तक काम है, ठीक है, इन्हें जो मिल रहा है ये वो टॉप लेवल से कर रहा है। तो जब गोल्स काम नहीं डिफाइन है किसी भी मैनेजर या किसी भी सबऑर्डिनेट का, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होंगे ना। सबसे पहला रीज़न तो ये, ठीक है। दूसरा रीज़न ये कि इंडिविजुअलिज्म बहुत होता है। मैनेजर को लगता है कि मैं ही महान हूँ, सालों से मैं ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं ही सारी सेल कर रहा हूँ, और स्टाफ मेंबर को लगता है कि मैं ही महान हूँ क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, यंग हूँ, सोच अच्छी है मेरी, बड़े पैकेज पर आया हूँ, मैं एडवाइज़र हूँ, टॉप लेवल से मेरी पहुँच है। तो यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इस वजह से, ठीक है। अपनी स्टेटस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक। अब देखो कि हम क्या करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए, हम कौन सा अप्रोच लेंगे इनको रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहला अप्रोच जो हम लेंगे ना, वो ये लेंगे कि क्लैरिफाई कर दें कि काम किसका क्या है। इनको बता दें कि यू हैव दिस रोल, एंड इनको बता दें कि यू हैव दिस रोल, ठीक है। ये सेट कर दें, वेल डिफाइन कर दें, और कोई एक्स्ट्रा काम ना दें इन्हें, ठीक है। क्योंकि जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं ना, वो मैनेजर्स का वर्कलोड काफ़ी हद तक कम करते हैं, बट अगर इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा बीच में तो क्या ही वर्कलोड कम करेंगे, तो स्ट्रेस बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका वो ये है कि सेंस ऑफ यूनिटी और टीम डाल दें। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ट्रेनिंग करें, कोई भी सेशन लें, कुछ भी करें, दोनों के दिमाग में धीरे धीरे ये डालें कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एडवाइस उनके लिए हेल्पफुल है और इनकी प्रॉब्लम्स इनकी स्किल को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग विच कैन डू इज़ कि एप्रिसिएशन और इंसेंटिव्स को बढ़ाएं, स्टाफ मेंबर्स की एप्रिसिएशन को प्रॉपर रखें और उनके एफर्ट को देखें। इस तरीके से कुछ अप्रोचेस हम फॉलो कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वी हैव डन विद डिपार्टमेंटेशन एंड लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। अभी हमें पढ़ना है डेलीगेशन और कमिटी सिस्टम, उसके बाद यूनिट 2 हमारी खत्म हो जाएगी। एंड यस, स्टे ट्यून्ड फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाय बाय।